Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. I welcome you all here in the week 3 of our Climate Refugees Fellowship. So basically हम लोगों ने कल जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो हम लोगों ने रीजनल फ्रेमवर्क्स तक हम लोगों ने पढ़ा था. स्पेसिफिकली वी टॉक अबाउट द साउथ एशियन फ्रेमवर्क. तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे विद द केस स्टडीज. एंड आई हाईली इंकरेज यू ऑल कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और आप लोग इसको टू वे ऑफ कम्युनिकेशन बनाएं और टू वे ऑफ लर्निंग बनाएं ताकि हम लोग डिस्कशन कर सकें. अदरवाइज हम लोग इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे लर्निंग के प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर सकेंगे. सो जस्ट टू गिव यू द रिकैप कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, तो मैं आपको एक दफ़ा इसका थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ. वी स्टार्टेड विद द पाकिस्तान एंड साउथ एशियन फ्रेमवर्क्स, जिसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ साउथ एशियन फ्रेमवर्क्स पढ़ा था. हमने पाकिस्तान की क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज को डिस्कस किया था. हमने डिस्कस किया था स्पेसिफिकली द केस स्टडी ऑफ 2020 फ्लड्स कि वहाँ पर हमारे साथ जो वल्नरेबिलिटीज थी रिलेटेड टू पाकिस्तान वो क्या थी, हम लोगों का पॉलिसी मैकेनिज्म क्या था, व्हाट आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो इसमें इन्वॉल्व थे और हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन के क्या गैप आए थे. एंड देन हमने रीजनल फ्रेमवर्क्स में से हमने 7 को डिस्कस किया था एंड वी डिस्कस इट इन अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल ताकि हम लोगों को आइडिया हो जाए कि हमारे पास जो सार्क है वो किस तरीके से ऑपरेट करती है. सो दीज आर द स्लाइड्स जो हम लोगों ने कल डिस्कस की थी इन डिटेल. सो मूविंग फॉरवर्ड, as you all can see, these are few of the case studies जो हम आज डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली मैंने 2 कंट्रीज की केस स्टडीज दी है. वैसे हम लोगों ने 3 की ली थी, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान. पाकिस्तान को हम डिस्कस कर चुके हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक बनेगा वो बनेगा कि जो हमारे पास बांग्लादेश के कोस्टल इरोजन है एंड डिस्प्लेसमेंट है वो किस तरीके से क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट के अंदर रोल प्ले कर रही है. सो दिस इज योर टुडेज टॉपिक एंड आई हाईली इंकरेज यू ऑल कि आप लोग इसको बहुत गौर से देखें और अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता जस्ट रेज योर हैंड, आस्क द क्वेश्चन ताकि हम लोग कुछ डिबेट कर सकें इसके ऊपर. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई हैव टू ऐड समवन. ओके, परफेक्ट. सो अगर हम बांग्लादेश की बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल, सो बांग्लादेश हमारे पास इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट क्लाइमेट एक्सपोज्ड डेल्टा रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. एनीबडी नो अबाउट द डेल्टा रीजन? आप में से किसी को पता है कि डेल्टा रीजन क्या होता है? एनीवन? हल्का सा अगर किसी को भी आइडिया हो तो. ओके, आई गेस नॉट. सो बेसिकली अगर मैं आपको डेल्टा एक्सप्लेन करूं, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड. अगर आप इस मैप को देखिए, आई होप कि मेरा कर्सर आप लोग को नजर आ रहा होगा. सो द रीजन हियर जहाँ पर आपको अपने लेफ्ट साइड के ऊपर एक सैटेलाइट इमेज आपको नजर आ रही है बांग्लादेश के डेल्टा की, तो जहाँ से ये तीनों साइड से कवर्ड है बेसिकली, अगर आप इसको देखें इट्स लाइक अ ट्रायंगल शेप. तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा बनता है और आप उसके राइट फिगर में अगर देखें तो आपके पास एक पूरी मैपिंग की गई है कि किस तरीके से बांग्लादेश में हमारे पास डेल्टा एग्जिस्ट कर रहा है. सो दिस इज द डेल्टा जिसकी हम बात कर रहे हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बांग्लादेश. तो अगर हम इसके आगे चले तो इट इज लोकेटेड इन द गैंगीज, ब्रह्मपुत्र एंड मेघन बेसिन, जहाँ पे हमारे पास विच इज नियरली the 70% of the land less than 5 मीटर above the sea level. इसका मतलब ये है कि आपकी जो कोस्टल रीजन है या जो आपका कोस्टल एरिया है वो सिर्फ 5 मीटर अबव है आपकी सी लेवल के ऊपर. और जैसे कि आप सबको आइडिया है इस चीज़ का कि जब भी हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं या हम लोग कहते हैं कि पीपल आर सफरिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज और हमारे पास दुनिया में हर तरह के पैटर्न्स में चेंजिंग आ रही है, तो उसमें हम किसके बारे में बात करते हैं? हम सी लेवल राइज की बात करते हैं. हम लोग कहते हैं कि हमारे जितने भी सी पैटर्न्स हैं या जो सी लेवल है वो टू सम एक्सटेंट हाई कर रहा है, लाइक राइज, उसमें एक राइज आ रहा है. तो उससे क्या होता है, हमारे पास जो कोस्टल एरिया के लोग हैं, जो कोस्टल रीजन के अंदर लोग हैं, उनकी लाइफ डायरेक्टली उससे इम्पैक्ट हो रही है. और अगर हम वैसे बताया जाए तो बांग्लादेश itself, not because of that delta but because of the overall geography of Bangladesh, it's widely recognized as one of the most climate vulnerable countries in the world due to its geographical location and socio-political and economic conditions. अगर हम देखें तो उस हिसाब से भी हमने देखा कि बांग्लादेश इस टाइम क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है. सो अगर अब हम मज़ीद इसके बारे में बात करें, so अगर हम क्लाइमेट स्ट्रेसर्स की बात करें कि व्हाट आर द क्लाइमेट स्ट्रेसर्स इन टर्म्स ऑफ द climate change or environmental issues, it's the sea level rise. अगर हम sea level rise को देखें, बेसिकली 70% ऑफ जो कंट्री का लैंड है
अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स वो सबमर्ज कर जाएगा इन द सी बाय 2050। इसका मतलब ये कि 70% ऑफ जो 17% ऑफ आपकी जो लैंड है उसमें जो रहने वाले लोग हैं, लाइक अगर हम प्रोजेक्शंस की बात करें, लाइक 13 से 18 मिलियन लोग यहाँ से डिस्प्लेस हो सकते हैं या उनकी लाइफ डायरेक्टली एट स्टेक है बिकॉज ऑफ दिस सी लेवल राइज। फर्दरमोर अगर हम इसमें मजीद एडिशन करें तो हमारे पास साइक्लोन्स बहुत आते हैं। अगर आप न्यूज़ देखें तो आप जब भी बांग्लादेश में क्लाइमेट क्राइसिस की बात करेंगे तो देयर इज अ नंबर ऑफ साइक्लोन्स जो बांग्लादेश फेस करता है, जिसमें हमारे पास आ जाता है इंटेंसिफाइड साइक्लोन्स की अगर मैं बात करूँ जो सिडर है, if I'm not pronouncing it wrong, it's like SIDR, it's like सिडर एंड एम्फान, जिसने मल्टीपल जिसे कहते हैं डोमेन्स के अंदर, मल्टीपल डायमेंशंस के अंदर डिफरेंट लोगों की लाइफ को थ्रेट किया है बेसिकली। और अगर हम कोस्टल इरोजन की बात करें तो कोस्टल इरोजन की वजह से हमारे पास जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है और जो फ्रेश वाटर का एक्सेस है वो बहुत रिड्यूस हुआ है, वो बहुत मिनिमल हो गया है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपकी कोस्टल, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो समंदर का पानी है वो बेसिकली खारा पानी है, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते फॉर योर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड फॉर योर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, सो यू नीड द फ्रेश वाटर एक्सेस। बट बिकॉज ऑफ दैट कोस्टल इरोजन हमारे पास ये दोनों चीजें इम्पैक्ट हो रही हैं। Furthermore, according to the World Bank, Bangladesh experienced hundreds of thousands of climate-induced migrations and displacement annually, particularly in the coastal districts. तो basically हमारे पास बांग्लादेश है ही coastal area, तो वहाँ पे जितने भी district हैं, beside the coast, वो सबसे ज़्यादा इसमें effect होते हैं। Moving further, this is some images ताकि आपको पता चले कि हमारे पास ये डेल्टा किस तरीके से बनता है। अनलाइक पाकिस्तान, अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के जो हमारे पास अडेप्टेशन के मैकेनिज्म है वो बहुत एडवांस्ड है और रिलेटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें हमारे पास एडवांस अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आ जाते हैं जो कि बेसिकली आपके पास सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करते हैं साइक्लोन रिलेटेड डेथ्स को। जो हमारे पास साइक्लोन शेल्टर्स बनाए गए हैं और इवैक्यूएशन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है बांग्लादेश के अंदर एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। और जो हमारे पास वहाँ पे एक कम्युनिटीज एक आपके अंदर कम्युनिटी सेंस होती है या कम्युनिटी बेस्ड रिजिलियंस होती है वो बहुत ज़्यादा है, बट जो उनके प्रोग्राम है वो सपोर्ट होते हैं डायरेक्टली बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो ये हाईलाइट करता है कि द हायर एक्सपोजर बट कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर्डनेस और अडेप्टिंग जो आपकी गवर्नेंस है उससे यू कैन मेक फ्यू ऑफ द स्टेप्स, जिससे आपके पास जो डेथ टोल है आपका वो काफ़ी कम हो सकता है। अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास जैसे स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस हैं। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन की अगर मैं बात करूं सो वी हैव द साइक्लोन शेल्टर्स, लाइक thousands ऑफ मल्टीपर्पज शेल्टर्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, जिससे हमारे पास क्या होता है जो एक मोर्टेलिटी रेट है आपका वो बहुत कम हो जाता है ड्यूरिंग द डिजास्टर, क्योंकि आपके ऑलरेडी शेल्टर वो काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमने देखा कि हमारे पास जो कोस्टल एम्बार्कमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। लोगों ने जस्ट टू अब उन लोगों को आइडिया था कि हमारे पास एक क्राइसिस आ रहा है, हमारे पास एक डिजास्टर आता है और वो हर साल आता है, इट्स नॉट लाइक कि किसी का कसूर है, बल्कि हमारे पास नेचर ही इस तरीके से सेट हुई है। जैसे हमने कल बात किया, इट्स अ न्यू क्लाइमेट नॉर्मल। तो उन लोगों ने अपने जो एग्रीकल्चर लैंड है उनको प्रिवेंट करने के लिए फ्लडिंग से डिफरेंट तरीके के मैकेनिज्म्स को बनाया है। स्पेशली उनके जो फार्मर्स हैं उन्होंने वाटर को इस तरीके से यूज़ किया है कि लाइक वो फ्लड रिजिलियंट क्रॉप बनाते हैं। लाइक अगर उनकी प्राइस की, यस मिस ओमेमन गो अहेड। यार आई एम सो सॉरी आई एम इंटरफेयरिंग, मतलब मुझे बोला था कि मेरा एग्जाम है डे आफ्टर टुमारो। मिस ओमेमन कैन यू स्पीक लिटिल लाउडर, आई कुडंट हियर यू। या देयर इज माय एग्जाम डे आफ्टर टुमारो, तो मुझे उसका प्रिपेयर करना है। तो लाइक मैं आधी अगर मीटिंग अटेंड करूँ और उसके बाद मैं लेफ्ट कर दूँ तो मसला तो नहीं है, मतलब मेरी अटेंडेंस वगैरह मार्क हो जाएगी पॉसिबल। मिस ओमेमन नो वरीज एट ऑल, आप ज़रूर इसको अटेंड करें। आज का हमारा वैसे भी शॉर्ट सेशन होगा बिकॉज हमने मैं कोशिश करूँगी कि हम लोग 10 बजे तक इसको रैप अप कर लें, बिकॉज आई नो देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ जिनकी एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, इंक्लूडिंग नस्ट एंड ऑल दैट। सो नो वरीज एट ऑल, मैं कोशिश करूँगी मैं इसको जल्दी रैप अप करूँ। और अगर आपकी मीटिंग लेफ्ट हो जाती है सो नो वरीज एट ऑल, हम आपके साथ सेशन की रिकॉर्डिंग कम्युनिटी में शेयर हो जाएगी, सो नो वरीज। थैंक यू सो मच।
नो वरीज। ओके, अगर अब फर्दर मैं इसमें मूव करूँ तो हमारे पास, जैसे मैंने अडेप्टेशन की बात की, देयर इज अ इकोसिस्टम बेस्ड अडेप्टेशन एज वेल, जिसमें हमारे पास जो एफॉरेस्टेशन के प्रोग्राम्स हैं वो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो मैनग्रोव रिस्टोरेशन है, जहाँ पे हम अगर सुंदरबान की बात करें, सुंदरबान इज एन एरिया जहाँ पर मैनग्रोव जो फॉरेस्ट है उनको बनाया गया है, which build which act as a natural buffer against the cyclones. So ये कुछ चीज़ें हैं जो अडॉप्ट की गई थी कम्युनिटी लेवल के ऊपर, ताकि आपके पास जो डिजास्टर है उससे आप लोग अच्छे तरीके से कोप अप कर सकें। अगर मैं टेक्नोलॉजिकल या इंस्टीट्यूशनल मेजर्स की बात करूँ, तो एज वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट इट कि हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम की कितनी इंपॉर्टेंस है। सो जब हम अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात करते हैं तो डिजास्टर फोरकास्टिंग होती है वहाँ पे प्रॉपरली, और कम्युनिटी अलर्ट दिए जाते हैं ताकि आप बचा सके उन लोगों को जहाँ तक एक्सेस नहीं है चीज़ों की। तो आप कम्युनिटी बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम वैसे बात करें तो हमारे पास बांग्लादेश की एक नेशनल स्ट्रेटजी या फ्रेमवर्क भी है, जिसको कहते हैं बांग्लादेश क्लाइमेट चेंज स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान, BCCSAP। इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, इट्स बेसिकली लाइक जो नेशनल फ्रेमवर्क है आपका, कि आपने मिटिगेशन कैसे करनी है, आपने अडेप्टेशन कैसे करनी है एंड ऑल दैट। सो दिस इज अ फ्यू ऑफ द स्टेप्स जो हमने देखा कि बांग्लादेश के अंदर लिए जा रहे हैं। बट अगर हम सिर्फ इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सो द क्लाइमेट क्राइसिस इन बांग्लादेश हैज लेड टू द large scale internal displacement, making it one of the countries with the highest number of climate refugees या climate induced migrants. अगर हम सिर्फ बाय 2050 का एस्टिमेट देखें तो ओवर 13 मिलियन बांग्लादेशी लोगों की डिस्प्लेस होने का खतरा है अकॉर्डिंग टू द रेकन। और बहुत सारे लोग, मिलियन ऑफ पीपल हमारे पास ऑलरेडी डिस्प्लेस हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको देखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम इसमें की चैलेंज की बात करें तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट इटसेल्फ स्ट्रगलिंग विद नंबर ऑफ चैलेंजेस, जिसमें हमारे पास आता है कि लिमिटेड उनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है हमारे पास, एंड देन वी हैव द गवर्नेंस की लिमिटेशंस है वहाँ पे। एज इफ यू आर फेमिलियर अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ बांग्लादेश, वहाँ पे कुछ ना कुछ अनरेस्ट चलता रहता है बांग्लादेश के अंदर, as it is a I think as it is a identified pattern in South Asian politics as well। तो वहाँ पर जब ये मामलात आ जाते हैं तो वो आपके पास अल्टीमेटली एक चैलेंज होता है कि आप कम्युनिटी बेस्ड काम नहीं कर पाते हो। अगर हम फर्दर इसमें बात करें तो हमारे पास जो लैक ऑफ इंटरनेशनल लीगल रिकग्निशन है क्लाइमेट रेफ्यूजीज की, उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बिकॉज आप जब किसी चीज़ को रिकग्नाइज नहीं करते हो एज ए थ्रेट, तो आप उसके ऊपर काम भी नहीं करते हो। सो कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, we need help. We need help from a different institution. We need help from different IGOs. We need different different kind of support from NGOs as well. So वो हमारे पास यहाँ पे थोड़ा लैक करते हैं बिकॉज हम लोगों ने उनको कंसीडर ही नहीं किया इस चीज़ में। मूविंग फॉरवर्ड, we have another case studies which is basically अफगानिस्तान के जो हमारे पास drought induced mobility है। It is also considered as like हम इसको भी क्लाइमेट रेफ्यूजीज में काउंट करेंगे, पर हम यहाँ स्पेसिफिकली ड्राउट्स की बात करेंगे बिकॉज अफगानिस्तान का जो एरिया है, जो इसका टेरेन है, जोग्राफी है, वहाँ हमने देखा कि सैलाब से ज़्यादा ड्राउट रिलेटेड मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो अगर हम इसके ऊपर बात करें, ओके, अफगानिस्तान, आप लोगों ने अफगानिस्तान के बारे में डिफरेंट किस्म की न्यूज़ सुनी होगी इन द इन द न्यूज़पेपर्स, इन द आर्टिकल्स, इन द वेबसाइट एंड ऑल दैट। बट वी ऑल्सो नीड टू लर्न कि हमारे पास अफगानिस्तान में जहाँ जितने भी ह्यूमन राइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें एक प्रॉब्लम क्लाइमेट का भी है। Moving forward, we have like Afghanistan faces chronic and recurring drought condition, making it one of the most climate fragile state in South Asia. Climate impact are deeply intertwined with prolonged conflict and political instability, creating a climate conflict nexus. Guys, we have dedicated the whole topic for this, जहाँ हमने climate conflict nexus के ऊपर बात किया था। So I'm sure कि आप लोग इससे relate कर पाएंगे कि जहाँ हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास climate change होगा, लेट्स सपोज वहाँ ऑलरेडी कोई कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो जब वो आपस में इंटरलिंक्ड होगा या हम उसको अलाइन करने की कोशिश करेंगे, तो जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे वो कैटास्ट्रॉफिक होंगे, एज वी हैव विटनेस्ड इन द केस ऑफ अफगानिस्तान, इन द केस ऑफ सीरिया। हमने सीरिया की केस स्टडी बहुत डिटेल में पढ़ी थी, अगर आप लोग को याद हो, तो हमने उसमें भी यही बात की थी कि आपके पास एक एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रहा था थ्रेट, बट बिकॉज ऑफ दैट एनवायरमेंटल फैक्टर आपका जो थ्रेट है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया था।
अगर हम प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करें, so we have the water scarcity, we have the food insecurity, and we have the collapse of rural livelihoods and etc. तो अब वाटर स्कार्सिटी, क्योंकि आपके पास रेनफॉल नहीं हो रही, आपके पास जो ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट करते जा रहे हैं. अगर हम फूड इनसिक्योरिटी की बात करें, विद ओवर 1 मिलियन पीपल फेसिंग द एक्यूट हंगर, यूएन के एस्टिमेट्स के मुताबिक. एंड बाय द वे, जब यूएन हमारे पास यहाँ पे एस्टिमेट करते हैं, तो देखिए जब भी हमारे पास कोई चीज़ रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट की जा रही है, लाइक किसी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो वो देयर इज अ फर्म बिलीफ कि वो आपको हमेशा थोड़ा बहुत कम करके ही बता रहे होते हैं, बिकॉज आपके पास पूरी एक्सेस नहीं होती उस एरिया की. लेट्स सपोज अब एक एरिया है अफगानिस्तान वाला, उसके बिल्कुल एंड तक जो उसके स्लम एरियाज हैं या उनके ऐसे एरियाज है जहाँ पर किसी की एक्सेस नहीं है, तो आप उनका डाटा अपने रिपोर्ट्स के अंदर नहीं ला पा रहे. सो विच इज अगेन बिग प्रॉब्लम कि आपके पास एग्जैक्ट नंबर नहीं आ पाता है उसका. तो अब हम बात करें तो हमारे पास जो लाइवलीहुड्स हैं उनका कोलैप्स हो जाता है, बिकॉज अगर आप अफगानिस्तान में देखें, अफगानिस्तान इटसेल्फ इज एन एग्रीगेरियन स्टेट, तो उनका जो एग्रीकल्चर है, जो लाइफ स्टॉक है, वो बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, जिसको हमने कल भी बहुत डिटेल में देखा कि किस तरीके से आपकी इकोनॉमिकली चीज़ों को बहुत जिसे कहते हैं ना इम्पैक्ट करता है, उसका इफेक्ट होता है उसके ऊपर. According to the International Organization for Migration and the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, millions are internally displaced due to combined climate and conflict pressure. हम लोगों ने बहुत डिटेल में इस पे बात की थी कि आपके पास environmental changes से या climate की change की वजह से direct threat नहीं आता. मतलब it's not the root cause of the conflict, but it can intensify existing conflict. Just a minute, I need to add someone. ओके. तो डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा साइक्लिक हो चुकी है. अगर हम अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, अब ये टेम्परेरी नहीं रही. एंड मज़े की बात यह है कि यहाँ से लोग माइग्रेट करके मोस्टली ईरान या पाकिस्तान जाते हैं, और जब ये लोग माइग्रेट करके ईरान या पाकिस्तान जाते हैं, सो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज लाइक क्लाइमेट रेफ्यूजीज, दे आर कंसिडर्ड एज लाइक इकोनॉमिक माइग्रेंट्स के हैं, ये इकोनॉमिक के लिए लाइवलीहुड की वजह से यहाँ पे आए, जिसकी वजह से हमने देखा जो लीगल प्रोटेक्शन का पूरा मैकेनिज्म है वो यहाँ पर नहीं है, बिकॉज हमने 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. और अगर हम डिपोर्टेशन की बात करें तो क्योंकि लीगल स्टेटस नहीं है तो आपकी वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो गई, और जो डिपोर्टेशन का मैकेनिज्म है वो ज़्यादा फास्टर हो जाता है यहाँ पे. अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो हमारे पास वीक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है टू रिस्पॉन्ड द क्लाइमेट क्राइसिस. जो हमारे पास हैवी रिलायंस है बेसिकली ऑन द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, वो बहुत ज़्यादा है. एंड हमारे पास लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है. एंड बाय द वे, जब हम बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हमारे पास अफगानिस्तान के अंदर बेसिक ह्यूमन राइट का एक्सेस भी नहीं आता. आप डिफरेंट रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, आप लोग डिफरेंट न्यूज़ चेक करेंगे, या आप किसी भी स्कॉलर से सुनेंगे तो आपको यही बताएंगे कि देयर इज नॉट इवन अ सिंगल ह्यूमन राइट फैसिलिटी देयर जो आपको बेसिक ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं. मतलब उनका काफ़ी बेसिकली काफ़ी ट्राइबल नॉर्म्स के ऊपर वो चल रहे हैं, बट इट्स नॉट द ट्राइबल नॉर्म्स एज वेल. आपके पास वहाँ पे इंटरनल डिवीजन इतनी है कि वहां पर आपको जान का खतरा है. अब जहां आपको जान का खतरा हो वहां पर फिर आप क्लाइमेट की बात नहीं करते हैं. इट्स मोर लाइक कि कहीं पर बॉम्बिंग हो रही है और आप कहो कि यार यहाँ पे दरख्त लगाते हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज है. सो इट्स अ काइंड ऑफ डायलेमा कि हम नहीं कर सकते ये. सो अफगानिस्तान के अंदर भी यही प्रॉब्लम है. अफगानिस्तान का जो केस है वो इन्वायरमेंट के लिहाज से बहुत वर्स्ट केस है, बहुत फ्रेजाइल स्टेट है. लेकिन अगर हम बात करें कि वहाँ पे गवर्नेंस का क्या सिस्टम है, तो वहाँ पे इट्स सेल्फ वहाँ के लोगों के लिए बेसिक राइट्स भी नहीं है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स इन द वेस्टर्न मीडिया एंड एवरीवेयर. तो जब एक जगह पे आपके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, वहां पर आप अगर बात करेंगे कि यार इन्वायरमेंट में ये मसला हो रहा है, सो नोबडी विल लिसन टू यू. तो वहाँ पे बेसिक मसला ये है कि हमने इस चीज़ को एड्रेस करना है, वी नीड अ प्रॉपर गवर्नेंस सिस्टम देयर, प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इज इम्पोर्टेंट. रोल ऑफ द बोथ जेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बल्कि एवरी जेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जब आप रीबिल्डिंग करते हैं, आप रीशेपिंग करते हैं. सो यू नीड एवरीवन, you have to count on every single individual of your state, otherwise फिर हमारे पास बहुत worst situation हो जाती है. और अगर आपने worst case scenario देखना है, so we have the example of Afghanistan. Now we are talking about the implications. We have few of the urban migration pressure and the megacity stress.
एंड देन वी हैव सम डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, जिसको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? लाइक व्हाट इज योर टेक? कि हम लोगों ने अभी 2 केस स्टडीज पढ़ी हैं, सो एनीबडी, जस्ट आई नीड योर इनपुट अ लिटिल बिट। Yes, Miss Huda, please go ahead. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। अभी हम लोग हमारे नेबर्स में हम लोगों ने अफगानिस्तान की बात की, तो एक और चीज भी हम लोग देख सकते हैं कि ईरान अभी जो एक ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट है ईरान में, उसके टाइम पे भी जब ब्लास्ट हुए ऑयल फैसिलिटीज में, तो वहां पे उससे जो क्लाउड्स बने, उससे जो रेन हो रही है वो भी तो एक एसिडिक रेन ही है। ऑल्दो हमें क्लाइमेटिक चेंजेस जो है उसका सामना कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसी जो उनसे काम हो रहे हैं उस वजह से भी तो हमारे पास जो इम्पैक्ट आ रहा है वो इनडायरेक्टली क्रॉप्स पे, प्रोडक्शन पे, हेल्थ पे, लोगों पे, सब पे, वो सबको उसी तरह ही इफेक्ट कर रहा है जिस तरह हमारे पास स्लो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल इसी तरीके से। एंड इवन फॉर द ईरान वॉर, अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, सो आई रिसेंटली अपलोडेड अ पोस्ट ऑन माय लिंक्डइन अकाउंट, जहाँ पे, क्योंकि बेसिकली मैं क्लाइमेट रेफ्यूजीज के ऊपर ही काम कर रही हूँ, या मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो क्लाइमेट की ही डोमेन है। तो मैंने उसके ऊपर लास्ट टाइम पोस्ट किया था, जहाँ पर बेसिकली डिफरेंट रिपोर्ट्स ने एस्टिमेट किया था कि हमारे पास कितना लॉस हुआ है इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट जस्ट इन दैट 1 मंथ पीरियड। और वो ऐसा नुकसान है जिससे आप दोबारा रीबिल्ड भी नहीं कर पाओगे। यू नीड लाइक 50 to 70 years टू रीबिल्ड दैट पर्टिकुलर नुकसान जो आप लोगों का हुआ है। तो यू आर वेरी राइट कि हमारे पास जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं उसमें वी नीड टू बी अवेयर, बट इट्स अ रियलिस्टिक वर्ल्ड, लाइक एवरीबडी नो कि पावर पॉलिटिक्स है एंड ऑल दैट स्टफ। बट मुझे ऐसा लगता है, इन माय हम्बल ओपिनियन, कि अगर आप क्लाइमेट पे काम करना चाहते हैं, या यू वांट कि हमारे पास क्लाइमेट की डोमेन के अंदर कुछ अच्छा काम हो सके, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। इट्स लाइक अ मस्ट थिंग कि आप उसमें कुछ ऐसा बेनिफिट रखें फॉर द इन्वेस्टर्स, फॉर द कैपिटलिस्ट, फॉर एवरीवन जो कुछ ना कुछ उससे कमाना चाहता है। जब आप किसी चीज़ के साथ इकोनॉमी को लिंक कर देते हो, सो एवरीबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन दैट थिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है जहाँ पर हम क्लाइमेट को डायरेक्टली इकोनॉमी से रिलेट कर सके और हम उससे कुछ मनी मेकिंग कर सकें। देन हम लोग कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज इन माय हम्बल ओपिनियन, जो हमारे पास वॉर्स होती हैं, ये भी वॉर इकोनॉमीज जो बेसिकली होती है हमारे पास, जंग है तो ही पैसा जनरेट हो रहा है, तभी पैसा मूव कर रहा है, तभी जो आपकी डिफरेंट वॉर इंडस्ट्रीज हैं वो काम कर रही है, वेपनरी इंडस्ट्रीज काम कर रही है, तो मनी मेकिंग है उसके अंदर। सो अगर आप किसी तरीके से कुछ ऐसा फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस कराते हैं कि आपका क्लाइमेट या क्लाइमेट अडेप्टेशन की जो पॉलिसीज है और मैकेनिज्म्स हैं, डायरेक्टली आप उसको इकोनॉमी से कनेक्ट कर देंगे, then it will make some difference in my humble opinion. What do you guys think about it? Yes, Miss Huda, go ahead. बिल्कुल ऐसा ही करने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो एक टाइमिंग चल रही है इसमें जहाँ तक एक रियलिस्टिकली चीजों को देखा जाए तो मुल्क के लिए क्या अच्छा है, सेहत के लिए क्या अच्छा है, ये चीजें अभी हम बाद में सोच रहे हैं। पहले जो चीजें सोची जा रही है, ज्यादा 90% ऑफ द पीपल आर थिंकिंग अबाउट मनी, मनी एंड मनी मेकिंग, कैसे आएगी, कैसे बढ़ेगी, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब इसमें मेरे दिमाग में एक सिनेरियो एक आया है सिंगापुर का, कि हमारे पास क्लाइमेटिक कंडीशंस बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें पता है कि हमारी भी ऐसी काफी सारी एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से ऑब्वियसली कि हम उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो वर्ष से वर्ष ही हुई जा रही है।
और सिंगापुर एक ऐसा कंट्री है, बेशक वो छोटा है, लेकिन वहां पे वो पूरा कंट्री ही बेस करता है टावर टाइप सिस्टम में, जहाँ पे बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं। और उन उस सब के बावजूद उसको क्लीन रखना या उसकी एक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना, इस सब का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जो इतना छोटा मुल्क है जहाँ पे आप कोई वेजिटेशन वगैरह नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है फिर ये उनकी एक बहुत अच्छी स्मार्ट स्ट्रेटेजी है कि दे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ होम गार्डनिंग, लाइक बहुत छोटा छोटा ही, लेकिन दे इंट्रोड्यूस दैट कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली मैम, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। यहाँ पर वी नीड टू इंट्रोड्यूस few initiatives जो बेसिकली हम छोटे लेवल पर स्टार्ट करें, बट एटलीस्ट वी नीड टू स्टार्ट समथिंग। यस मिस ज़ैनब, गो अहेड। आई थिंक इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, देयर इज अ ग्रेट कोट कि क्लाइमेट चेंज विदाउट क्लास कॉन्शियसनेस इज जस्ट गार्डनिंग। अब वाइल स्मॉल लेवल पे हमें ठीक है रिकग्नाइज करना चाहिए कि इंडिविजुअल लेवल पे हम किसी हद तक कर सकते हैं, बट वी ऑल्सो नीड टू रियलाइज, जैसे आपने भी बात की कि पावर पॉलिटिक्स होती है, मनी पे सारा फोकस होता है, कि जो स्ट्रक्चर्स इन प्लेस हैं वही स्ट्रक्चर्स हमें सिस्टमैटिकली क्लाइमेट चेंज के रिलेट करके उसकी ही अंदर हमें किस तरह इंडेंजर करता है, जैसे क्लाइमेट रेफ्यूजीज हो गए। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू ऑल्सो रिकग्नाइज द सिस्टम्स इन प्लेस दैट आर सिस्टमैटिकली वायलेंस हमारे ऊपर करते हैं। तो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिकग्नाइज दैट। यस मिस हुदा, गो अहेड। अभी जो मैम जैनब ने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। इसके ऊपर एक बहुत छोटी सी एक चीज है। हम सबको पता है कि हमारे यहाँ फॉरेस्ट्री एक, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा माफिया है। ठीक है, हम उसी की एक छोटी सी ले लेते हैं। पॉलिसी से मेरे माइंड में ये बात आई कि आई शुड रेज दिस पॉइंट कि वहां पे भी ऐसा नहीं है कि हमारे फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए भी वहां पे पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती है। चीजों को जो पेपर वर्क होता है वो तो बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्मगलिंग एंड ऑल, तो वो कितना डिजास्ट्रस है और उसके ऊपर कितना कुछ हो जाता है। तो वो चीजें रियलिस्टिकली मुझे लगता है, अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करते हैं और इसकी पॉलिसी के साथ भी हम लोग इस तरह चलते हैं, तो पॉलिसी पेपर तक तो बन जाएगी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए इतना ही मुश्किल है कि जैसे आप खाली घी के डब्बे में से ना घी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल ऐसा ही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सब। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ये लगता है कि जब आप किसी चीज़ में बेनिफिट डाल सकते हैं, बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ अ रियलिस्ट पर्सन, कि जिस चीज़ में बेनिफिट होगा उसी को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टेट भी जब तक किसी चीज़ में बेनिफिट नहीं देखती है, स्टेट उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करती है। अगर हम ईयू की ग्रीन पॉलिसी की बात करें, जहाँ ईयू ने कहा था कि हम उन कंट्रीज के साथ ट्रेड नहीं करेंगे जो किसी जो क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे, बट स्टिल देखिए कंट्रीज ने उनके साथ, अब सारी कंट्रीज ने तो उनके साथ ग्रीन डील नहीं कर दी ना, बिकॉज वी नो कि एज ए डेवलपिंग कंट्री इस टाइम की हमारी जो सबसे बड़ी जरूरत है वो यही है कि हम अपनी डेवलपमेंट पे फोकस करें। ईयू आफ्टर गेटिंग एंड आफ्टर अचीविंग दैट पॉइंट कि अब उन वो टेक्नोलॉजिकली दे आर फार मोर बेटर देन अस, मतलब हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है उनके साथ। और अब वो आकर कह रहे हैं कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ जाए, सॉरी रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ जाए, ग्रीन एनर्जी होनी चाहिए, ट्रांजिशन होनी चाहिए। पर एज ए रियलिस्ट हम नहीं कर सकते इस चीज़ को, बिकॉज हमारी कंट्रीज जो है वो सफ़र कर रही होती हैं इस चीज़ से। सो यस, यू आर राइट, वी नीड टू टेक सम इनिशिएटिव जो बहुत इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी आसान हो, जिनको हम इम्प्लीमेंट भी कर सकें लेकिन उस कॉस्ट पे ना कर सके कि हम डेवलपमेंट ना कर सके। सो वी नीड टू क्रिएट अ बैलेंस। यू ऑल आर वेरी राइट। ओके, I guess we have a question in the chat box, if I'm not wrong. एक second, just okay. Miss Sumbal Rabab keh rahi hai, I have a question regarding Bangladesh Delta's region. That is managed migration a realist solution for Bangladesh Delta's communities, or does it just delay the crisis?
See, in my opinion, जहाँ तक मैंने बांग्लादेश को पढ़ा है, I have no expertise in Bangladesh because मेरा जो climate से related focus है वो mostly मेरा मिडल ईस्ट के ऊपर है या वेस्ट एशिया जिसको आप कहते हैं या इन टर्म्स ऑफ आसियान स्टेट्स है. बट अगर हम सिर्फ इसी के ऊपर स्पेसिफिकली बात करें तो मुझे ऐसा लगता है जो मैनेज माइग्रेशन है, I'm really sorry guys, when you have guests you need to a little bit adjust yourself. Okay, just get back to the business. So basically अगर आप managed migration की बात करें तो बांग्लादेश के अंदर it's a very realistic kind of thing but it's partial solution. It's not the absolute solution. जो हमारे पास migration का crisis है वहाँ पर वो इस सेंस में हम कह सकते हैं इससे आपके पास जो humanitarian crisis है वो मिनिमाइज तो हो सकते हैं बट जो आपकी डेवलपमेंट है वो भी सपोर्ट हो रही है. बट ऑन द वेरी लार्ज स्केल अगर हम बिग पिक्चर को देखें तो इट डज नॉट एड्रेस द रूट कॉजेस. और जब तक आप रूट कॉजेस को एड्रेस नहीं करें, जैसे आपके पास सी लेवल राइज है या आपके पास क्लाइमेट चेंज है, तो आप प्रॉपरली चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते. यू आर जस्ट लाइक ओके अब एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, सॉरी एक हमारे पास डिजास्टर आ गया है, सो वी नीड टू डू दिस टू मिनिमाइज आवर थिंग. बट जब तक रूट कॉज को आप लोग एड्रेस नहीं करेंगे तब तक उस सोल्यूशन का कोई फायदा नहीं है. सो आई गेस कि ये बहुत पार्शियल सोल्यूशन है. वी नीड टू वर्क ऑन इट. Guys, moving forward we have the urban migration pressures and mega city stress. तो जब हम क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन की बात करते हैं या हम क्लाइमेट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं अक्रॉस द साउथ एशिया, ये बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करी है ड्यू टू द रैपिड एंड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन. जैसे हमारे पास जो रूरल पॉपुलेशन है हमारे पास वो ड्यू टू सम इकोनॉमिक प्रेशर्स एंड ड्यू टू सम एनवायरमेंटल प्रेशर्स एंड एवरीथिंग वो हमारे पास मेगा सिटीज़ की तरफ मूव करते हैं इन सर्च ऑफ सेफ्टी, in search of having a good livelihood. तो जो हमारे पास मेजर अर्बन डेस्टिनेशंस हैं जैसे हमारे पास मेगा सिटीज हैं उनकी डेमोग्राफिक्स चेंज हो रही हैं क्लाइमेट प्रेशर्स की वजह से. स्पेशली अगर आप कराची को देखें, कराची इज हाईली ओवर पॉपुलेटेड. आपके पास अब वो एक बहुत ओवर पॉपुलेटेड सिटी भी है और फिर वहाँ पर डिफरेंट किस्म के आपको ऑलरेडी डेवलपमेंटल इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं. आपको वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का ऑलरेडी एक क्राइसिस नजर आएगा, वहाँ पर आपको रोड मैनेजमेंट का काफी इश्यूज नजर आएंगे. बट कराची के अंदर जब हमने देखा कि एक तो ये ओवर पॉपुलेटेड हो गई है, अब यहाँ पे क्लाइमेट का कोई डिजास्टर आ रहा है, सो उससे जो आपकी कैटास्ट्रॉफीज हैं वो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं. अब आप अगर रिसेंटली मैं आज ही जो मैं न्यूज़ सुन रही थी उसमें बाकायदा हीट वेव से बचने के लिए कि आपके पास एक हीट वेव का क्राइसिस है, डिफरेंट जगहों पर कैंप्स लगाए हुए थे लोगों ने, स्टूडेंट्स ने, सोशल वर्कर्स ने कि गाइज यू नीड टू डू दिस ताकि आप लोग खुद को बचा सकें उस चीज़ से. अब ये एक हद तक तो काम करेगा बट जब तक आपके पास इतना ऑलरेडी प्रेशर है आपकी सिटीज के ऊपर तो आप लोग उस चीज को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन. एंड सेम गोज फॉर ढाका, सेम गोज फॉर न्यू दिल्ली एज वेल. तो ये जितने भी हमारे पास मेजर सिटीज हैं इधर की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, इधर की डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से हमने देखा जो माइग्रेशन प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है. अब हमारे पास जो ये माइग्रेशन है बेसिकली जब आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं तो आप इनफॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, देयर इज नो प्लानिंग इन देयर. तो आप स्लम्स में जाके रह रहे हो. तो आप मोस्टली देखिए इवन आप अगर इस्लामाबाद में देखें, इफ यू आर फ्रॉम इस्लामाबाद और अगर आप लाहौर से भी हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे लाइक आपके पास एक बहुत अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज बनी होंगी, लेविश किस्म का वहाँ पे सारा माहौल चल रहा है एंड एवरीवन इज लाइक यार दिस इज द ड्रीम प्लेस टू लिव. बट अगर आप वही उसके पीछे कहीं जाके देखेंगे जो पीछे के एरियाज हैं दे ऑल आर द स्लम्स एरियाज. आप जब इवन आई नेवर विजिटेड एनी स्लम एरिया लाइक दैट बट वंस जब हम एक दफ़ा मेरा जाना हुआ था कायद आज़म यूनिवर्सिटी में. आप जब कायद आज़म यूनिवर्सिटी जाते हैं ना इस्लामाबाद के अंदर आपको वहाँ पर स्लम्स एरियाज नजर आएंगे इन आपके मुज़ाफ़ात के अंदर आपको नजर आ रहे होंगे एंड देयर आर पीपल लिविंग इन द कैपिटल टेरिटरी बट इन द स्लम्स और वहाँ पर लोगों की हालत बहुत ख़राब है. सो जो स्लम एरियाज हैं ये आपको बताते हैं कि आपकी अर्बन इनइक्वालिटी कितनी है. मतलब एक जगह है जहाँ पर आपको लग रहा है कि यार दिस इज द ड्रीम लैंड ऑफ समबडी, दिस इज द ड्रीम प्लेस ऑफ समबडी कि हम यहाँ रहना चाहते हैं, बट उसकी पैरेलल में ही आपके पास वो एक स्लम एरिया है जहाँ पर आप एक दफ़ा हैरान हो जाए कि ये लोग सर्वाइव कैसे करें. देयर इज नो एक्सेस टू द क्लीन वाटर, देयर इज नो एक्सेस टू एनी बेसिक थिंग बेसिकली. तो वहाँ पर आपको नजर आता है कि आपकी इनइक्वालिटीज कितनी है और विद इन द सोसाइटी कितनी सेग्रीगेशन चल रही है.
अगर हम कोर अर्बन प्रेशर्स की बात करें तो सिवियर हाउसिंग शॉर्टेज है हमारे पास वाटर सप्लाई और सैनिटेशन सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और हमारे पास जो एक म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विसेज है वो बहुत ओवरबर्डन्ड है, जिसकी वजह से हमने देखा कि देयर इज अ क्राइसिस इन द मेगा सिटीज। अगर हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज की बात करें तो हमारे पास जो डेवलपमेंटल इम्प्लीकेशंस हैं, जिसमें जो हमारे पास क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन है दैट डायरेक्टली अंडरमाइंस द डेवलपमेंट गेन बाय इंक्रीजिंग पॉवर्टी लेवल। आपकी गुर्बत की सतह बहुत ज्यादा हो जाती है, ऑफकोर्स कंपटीशन इंक्रीज है, रिसोर्स स्कार्सिटी है, उसकी वजह से आपका जो लेवल ऑफ इनइक्वालिटी है वो भी इंक्रीज हो जाता है। क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली आपके एग्रीकल्चर लैंड्स को, आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को इफेक्ट करे तो आपकी फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है। आपके जो हेल्थ क्राइसिस है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज। और अगर हम देखें तो बिगर रोल के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो यूनाइटेड नेशन के एसडीजीज के गोल्स थे, विच इज लाइक द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन 2030 का जो एजेंडा था उनका, आपकी जो मेजर 2 एसडीजीज है, वैसे तो ऑल एसडीजीज आर इंटरलिंक्ड, तो अगर कहीं पे कोई भी क्राइसिस आ रहा है तो 17 के 17 एसडीजीज को थ्रेट करेगा। लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम डेवलपमेंट की डोमेन पे बात करें तो जो आपका एसडीजी 1 है नो पॉवर्टी का, और जो एसडीजी 13 है क्लाइमेट एक्शन का, वो डायरेक्टली इससे थ्रेटन हुआ है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान आने वाले तकरीबन 50 सालों के अंदर भी इसको अचीव नहीं कर सकता है इन एसडीजीज को, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि हमारा पोटेंशियल नहीं है बट हमारे पास पॉलिसीज ही नहीं है। और सेम गोज फॉर द होल साउथ एशिया। आप साउथ एशियन फ्रेमवर्क्स को देखिए, सो वी आर लैकिंग, so we need to work on this as a region. इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास लॉस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है ड्यू टू क्लाइमेट शॉक्स। अगर हम मजीद इसमें आगे बात करें तो वी हैव पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डिजास्टर रिस्पॉन्स, कि हमारे पास जो एक आपके पास पर्टिकुलर बजट है फॉर सर्टेन डिजास्टर रिस्पॉन्सेज वो बहुत लिमिटेड है। आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज है, रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो सेम ही है, क्योंकि हर साल सेम ही एरियाज के अंदर क्राइसिस आता है। हर साल हम लोग कहते हैं ओ माय गॉड दोबारा क्राइसिस आ गया, बिकॉज वी डोंट हैव अ बिग प्लान फॉर दैट। एंड इफ वी मूव फॉरवर्ड वी हैव सम इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं है। आप अक्सर देखेंगे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग बहुत कम आते हैं। आजकल तो खैर पाकिस्तान की प्रोफाइल काफी ज्यादा अच्छी चल रही है एज अ स्टेट। अगर आप देखें तो सो वी आर गेटिंग सम इन्वेस्टमेंट्स आउटसाइड द कंट्री, फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। बट इन जनरल अगर आप देखें, अगर आपके पास इकोनॉमिक पॉलिसीज आपकी अच्छी नहीं है, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज फिजिबल नहीं है रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ द स्टेट, तो इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते। इन्वेस्टर हमेशा उस स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ तो पॉलिटिकल अनरेस्ट नहीं होता और जहाँ की पॉलिसीज उनके लिए फेवरेबल होती हैं। सो वी नीड टू मेक सम काइंड ऑफ फ्रेमवर्क जो आने वाले इन्वेस्टर्स के लिए बहुत फिजिबल हो, बट सिमिलरली एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली आपको भी उससे फायदा हो, नॉट कि आप अपनी डेवलपमेंट की कॉस्ट के ऊपर आप दूसरों को फायदा दे रहे हैं। जैसे कि हमने देखा पाकिस्तान में आईपीपीस का ट्रेंड चला था बहुत, तो यू नो विच इज एन डिफरेंट डिबेट, बट फिर भी हम उसकी कॉस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान पे करती है, वो फिर टैक्स पेयर के पैसों से चीजें जाती हैं। सो वी नीड टू मेक सम मैकेनिज्म फॉर दैट। सोशल इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें, सो वी नो कि हमारे पास जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। अगर हम सोशली एस्पेक्ट पे बात करेंगे, सो वी नीड लाइक there is a concept of xenophobia that we already discussed in our previous session, कि हमारे पास जो xenophobia वो बहुत इंक्रीज हो जाता है हमारे पास, और जो खवातीन और बच्चे हैं हमारे पास वो डिस्प्लेसमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हाईली वल्नरेबल है बिकॉज ऑफ आर सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो उनको फेवर नहीं करता। डिसरप्शन की अगर हम बात करें तो जो एजुकेशन है, लॉन्ग टर्म ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट है, वो आप नहीं करते हैं, उसमें एक डिसरप्शन है, वो बैलेंस पैटर्न पे काम नहीं करी। अगर हम राइजिंग अर्बन टेंशंस और कंपटीशन ओवर रिसोर्स की बात करें तो दिस इज ऑल्सो अनदर सोशल इम्प्लीकेशन फॉर दिस वन। अगर हम पॉलिसी और गवर्नेंस इम्प्लीकेशंस की बात करें, सो वी नीड अ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सिस्टम। हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि हम क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर सकें, और जो हमारे नेशनल फ्रेमवर्क्स हैं जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन को मैनेज करते हैं, वी नीड अ कंप्लीट न्यू फ्रेमवर्क, बिकॉज पाकिस्तान का फ्रेमवर्क ऐसा इतना इफेक्टिव नहीं है। और इवन साउथ एशिया के अंदर भी हमें एक ऐसे नेशनल फ्रेमवर्क हर रिस्पेक्टिव कंट्री का अपना होना चाहिए जो इन माइग्रेशंस को रिविजिट करे। बेसिकली हमें सार्क की जो कॉपरेशन है उसको दोबारा एक्टिव करने की जरूरत है, जो
जो बिल्कुल काम नहीं करी बेसिकली बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। सो वी नीड कि हम उसको रिवाइटलाइजेशन की तरफ लेके जा सकें। और जो ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म है उसकी एक्सेस इजी बनाई जा सके फॉर द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, कि हम लोग को हमारे हिस्से का फाइनेंस मिलना चाहिए जो लॉस इन फंड डैमेज के थ्रू हमें मिलना था। And in the end, if I need to conclude my slides, we need, I mean, like climate-induced displacement in South Asia is a regional structural crisis, not an isolated national issue. अगर हम पाकिस्तान के 2022 फ्लड्स के एक्सपोजर्स की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास गवर्नेंस के भी गैप थे, हमारे पास रेजिलियंस के भी गैप थे, और इस गैप को फुलफिल करने के लिए हमने पाकिस्तान की एग्जांपल कोट किया, बट ओवरऑल एज ए रीजन अगर हमें कुछ अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स चाहिए, सो वी नीड अ कोऑर्डिनेटेड रीजनल रिस्पांस, वी नीड अ लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन प्लानिंग, और हमें क्लाइमेट मोबिलिटी को अपनी नेशनल और रीजनल पॉलिसी फ्रेमवर्क्स के अंदर लेकर आना है। सो गाइज, this is it from my side. If you guys have any question, just let me know. Otherwise, I have my team member. Yes, Miss Huda, go ahead. मेरा एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से हम एक फ्रेमवर्क डिजाइन नहीं कर पाते। इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं जो इस चीज पे बहुत डीप नॉलेज रखते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर ऐसा क्या रीजन है कि हम एक अच्छा फ्रेमवर्क जो है वो डिजाइन नहीं कर पा रहे। Thank you so much, Ms. Huda, for your question. Basically, this is the question that I asked, my seniors जो इस पे काम कर रहे थे, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती है, हर कोई इसकी अपनी इंटरप्रिटेशन देता है, बट जहाँ तक मैंने इसको पढ़ा है मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी प्रायोरिटी ही नहीं है इन्वायरमेंट। द कंट्री, हम एज अ कंट्री हम लोग IMF के लोन्स पे वी आर वर्किंग, वी आर ऑपरेटिंग। तो जब आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है ना, तो आप अपनी इन्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते। आप इवन अपने लोगों को डिफरेंट चीज़ों के ऊपर जो बेसिक उनके राइट्स हैं उन पे सब्सिडीज भी प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि आपके ऊपर IMF की रिस्ट्रिक्शंस हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, वी नीड टू बी इंडिपेंडेंट, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, अदरवाइज हम लोग कोई पॉलिसीज नहीं बना सकते। जब तक हम पॉलिसीज, हम चाहते हैं कि एवरीवन वांट कि हम लोग कुछ नया फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस कराएं, वी नीड टू वर्क ऑन सर्टेन इश्यूज, बट द प्रॉब्लम इज आपकी स्टेट की प्रायोरिटी वो नहीं है। जब तक वो स्टेट की प्रायोरिटी नहीं बन जाती है, सी, आपकी स्टेट को पता है कि हर साल सैलाब आते हैं, आपकी स्टेट को पता है कि सर्टेन एरियाज के अंदर आपके पास सर्टेन क्लाइमेट के इश्यूज हैं जो इंटरलिंक्ड हैं। अगर आप और मैं आज बैठ के यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये मल्टी डायमेंशनल है, क्लाइमेट थ्रेट मल्टीप्लायर है, तो आपके स्टेट के स्पोक्स पर्सन को भी पता है, आपके पॉलिसी मेकर्स को भी पता है, बट अभी उनकी जो, जिसे कहते हैं ना, जो उनकी कोर प्रायोरिटी है वो ये है ही नहीं। सो इट्स लाइक मैं इसीलिए कहती हूँ कि वी नीड अ नेशनल फ्रेमवर्क, बट फर्स्ट वी नीड अ कम्युनिटी बेस्ड फ्रेमवर्क। हमें उसको नीचे से हमें टॉप बॉटम अप्रोच यूज नहीं करनी, हमें बॉटम अप अप्रोच यूज करनी है। हम लोग खुद काम करना स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे पास एक पूरा आपका एक, जैसे कहते हैं ना, प्रिपरेशन हो जाती है, आप एक ग्राउंड सेट कर लेते हो और उसके बाद आपकी स्टेट रिकग्नाइज करती है, ओके दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी नीड टू एड्रेस। तो मेरे ख्याल से तो ये है, मे बी इफ समबडी वांट्स टू ऐड इन इट। I guess nobody wants to add. Okay, guys, हमारी टीम मेंबर हैं टीम STG से मिस समरीन रजा. So she has a small presentation as well to present. So I need your patience and I want you listen to her very carefully. और उसके बाद हम एक छोटा सा Q&A करेंगे, एंड अगर किसी का नेट का इशू है या कुछ भी तो आप लोग को रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, बट जो लोग यहाँ पर हैं काइंडली आप उनको सुने और आप उनसे कुछ सीखें और फिर हम इसको Q&A की तरफ लेके चलेंगे. Miss Samreen, are you here? Go ahead, ma'am. Hello, am I audible? Yes, ma'am, you are. Okay, thank you so much, Magma, for giving me the platform to, present. So let me just quickly share my screen. Then Sure, we'll ma'am. go.
और जब तक मैम स्लाइड्स शेयर करती हैं, आप लोगों में से जिन जिन लोगों ने असाइनमेंट अभी तक सबमिट नहीं करवाई है, बिकॉज मैं अपनी ईमेल चेक कर रही थी, देयर आर ओनली लाइक 7 to 8 emails that I received, and the number of participants we have on our registration list is like 32 guys, so it's a lot of gap in here. So try कि आप लोग अपनी असाइनमेंट सबमिट कराएं. अगर आप अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करा सकते तो आप कोई बेहतरीन रीजन हमें प्रोवाइड करें, बिकॉज अदरवाइज इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन योर सर्टिफिकेशन डिले. और कुछ जो हमारे पास प्रोफेसर्स हमारे साथ थे, ऑफ कोर्स ये उनके लिए नहीं था, लाइक डॉक्टर सिमराना है हमारे पास, एंड वी हैव फ्यू मोर एज वेल. तो उन लोगों के लिए असाइनमेंट नहीं थी क्योंकि दे आर एक्टिवली एंगेजिंग, बट दिस इज फॉर यू ऑल, सो ट्राई टू बी देयर. Okay, yes ma'am, your screen is visible. The floor is yours. Okay, let me just. Is it visible? Like any problem? Yes, it's visible. Okay, so before I start, let me just share a few tips. कि अगर आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही या कहीं से कोई मसला आ रहा है या स्लाइड्स रुक रही हैं तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए माइक ऑन करके, क्योंकि मैं चैट नहीं देख रही होंगी. सो अगर किसी का क्वेश्चन भी होगा या कुछ भी होगा तो आप अपने माइक ऑन करके मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं. सो एक मिनट, मुझे मेरा कैमरा ऑन नहीं है मेरा अभी. नो मैम, आपका कैमरा ऑन नहीं है. Is it, am I visible now? Yes. Okay. Perfect. So let me just do this. So thank you so much for giving me this opportunity, Malma. I'm really grateful for this. And first of all, let me introduce myself. I am Sanveen Rada, and I am Assistant Secretary SDGs at the Burak Association. So I am here to, give a small presentation on climate-induced displacement, youth participation in climate policy and advocacy. तो अब तक आप लोगों सब लोग ने देखा होगा कि हम वीक 3 में हैं, और अब तक हमने जितने भी की हैं, पढ़ा है, जो भी सीखा है, जो भी रेफ्यूजीज के बारे में सीखा है, तो आप सब ने कहा होगा कि सोचा होगा कि हम सब ये सीख तो रहे हैं, लेकिन अब तक हमें ये नहीं समझ आ रही कि हमारा अपना रोल क्या है. कि आप सब, आई एम श्योर आप सब यहाँ पे एक एज अ यूथ रिप्रेजेंटेटिव हैं, कुछ प्रोफेशनल्स हैं, कुछ अभी अपने मास्टर्स जो है अंडर ग्रेजुएट डिग्री में कुछ ना कुछ कर रहे हैं. So this is the small opportunity for you to learn and about your climate participation, how you can participate and advocate as a climate activist. So let's just get to the business. Okay. So first of all, what we will cover, there are 4 topics about this. Or before we start, there are like 3 levels to this. ठीक है. फर्स्ट हमारा जो लेवल होगा पार्टिसिपेशन के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, वो होगा एज इंटरनेशनल लेवल. और इंटरनेशनल लेवल के बाद हम जाएंगे पॉलिसी ब्रीफ एट द नेशनल लेवल, जो कि आप एज अ पॉलिसी ब्रीफ दे सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं. और थर्ड लेवल आपका होगा आपका पर्सनल लेवल, कि आप एज अ पर्सन आप खुद जो है इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं. And then at the end, we'll have a small activity and a small presentation for you. So I'm really excited for that too. So first, youth in climate governance. अब आप सबको तो पता होगा कि हम जो है एज अ यूथ, हम क्लाइमेट गवर्नेंस में काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है काम हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट काम करती है, इंटरनेशनल लेवल पे काम हो रहा है, और जो है हर तरह से कोई ना कोई कम्युनिटी बेस भी काम स्टार्ट हुआ है. तो अब सवाल पैदा होता है कि यूथ का इसमें क्या काम है, कि अगर यूथ हम लोग एज अ यूथ करते हैं तो हम किस तरह कर सकते हैं, हम किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, हमारा क्या रोल है, हम किस तरह जो है उसमें इनवाइट किए जा सकते हैं, या हमें कोई ऐसा राइट दिया जा सकता है कि हम पार्टिसिपेट करें और अपने डिसीजन मेकिंग रोल में जा सकें, इन डेप्थ देख सकें कि ये किस तरह निगोशिएशंस हो रही हैं, किस तरह हम
ये इम्प्लीमेंट हो रहा है और किस तरह हम अभी तक देख रहे हैं चीज़ें कि ये बाकी असल काम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो फर्स्ट मैकेनिज्म जो है वो ये ऐसे ही होता है कि यू हैव टू चूज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज हाउ यू वांट टू पार्टिसिपेट। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो यही है कि गवर्नेंस में आप देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस ये बेसिकली मेन चीज़ है, डोमेन है, उसके अंदर ही हम सब कुछ देखेंगे, उसके अंदर ही हम सारा कुछ हम पॉलिसीज बनाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे या फिर दूसरों को जो है उनको भी बताएंगे, अवेयरनेस देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द कॉप पार्टिसिपेशन। अब तक तो आप सबको पता होगा कि कॉप क्या चीज़ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, हम ये किससे हेल्प की जाती है, UNFCCC, पेरिस एग्रीमेंट्स। हमने स्टार्ट भी किया था, तो यहीं से स्टार्ट किया था ये सब कुछ कि हम कहाँ तक जा रहे हैं, कैसे किया जा रहा है, क्या निगोशिएशंस हो रही हैं, कैसे कैसे जो है किन किन टॉपिक्स पे बात की जा रही है। तो सबसे पहले ये है कि ये ऐसे एक अपॉर्चुनिटी है, ये इवेंट्स हैं, ये अगर आप तो देखें ना कि कॉप के बारे में, तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि कॉप तो एक इंटरनेशनल चीज़ है, हम जो है यूथ हैं, हम हमारे पास तो ऐसा इतना है नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है पार्टिसिपेट करने के, या हम जो है साउथ एशिया कंट्री है पाकिस्तान, तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन कब इसके जो है अपसाइड होने के साथ साथ डाउन साइड है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अपसाइड में अगर हम देखें तो इसके अलावा जो है जो स्टार्ट होती है ना कॉप की, वो इसके दो साइड रहते हैं। एक जो है कि आप वर्चुअल अटेंड कर सकते हैं, एक आप कर सकते हैं इन पर्सन। तो इन पर्सन तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वीज़ा प्रोसेस काफ़ी हो जाता है, फिर बैच पूल होता है, कोई वो काफ़ी मतलब उसमें मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम देखें तो वर्चुअल में भी हम उसमें भी बैच एलोकेशन होती है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चूज कि आप करना कैसे चाह रहे हैं, कि आप इंटरनेशनल करना चाह रहे हैं, आप क्या आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप इंटरनेशनल कर सकते हैं, क्या आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप जो है रिसोर्सेज कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपको चूज और डिसाइड करना पड़ता है, और ये इतना आसान होता नहीं है क्योंकि सबसे पहले तो इसके लिए ट्रेनिंग देखनी होती है कि हमें पता भी है इसके बारे में, कॉप में हो क्या रहा है, निगोशिएशन कैसे कर रही हैं, कैसे स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम बात करें इसके बारे में, तो सबसे पहले आ जाती है कि हम किस तरह से कॉप में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होने के भी बहुत से तरीके हैं। आप यंगो का पार्ट हो सकते हैं, आप सबने सुना होगा यंगो यूथ कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि यूथ को रिप्रेजेंट करती है एट ग्लोबल लेवल। और उसके अलावा आप UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, उसका CYMG चिल्ड्रन यूथ कॉन्स्टिट्यूंसी, आप वहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी कॉल पर इनपुट्स आते हैं, डायलॉग्स आते हैं। अगर आपको अवेयरनेस है, आपको पता है कि कैसे पॉलिसी करनी है, पॉलिसी मेकिंग कैसे चलती है, या इस तरह के काम कैसे आ सकते हैं, तो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये इसमें छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि आप पार्टिसिपेशन में आप क्या मतलब कैसे कर सकते हैं। अब हम अगर इन डेप्थ में देखें तो कॉप से असर होता क्या है, आप क्या मतलब कॉप हमें पता है कि पॉलिसी मेकिंग है, निगोशिएशन होती हैं, इंटरनेशनल बॉडीज होती हैं, दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं, डेलीगेट्स आते हैं। लेकिन असल चीज़ क्या है, असल मकसद क्या है उस चीज़ का? असल मकसद यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर्ड पावर टुवर्ड्स द मैंडेट टू निगोशिएट कि सबसे पहले तो आप एज एन ऑब्जर्वर कर सकते हैं उसमें अटेंड, कि आप जाते हैं डेलीगेट्स के साथ, उनके साथ ऑब्जर्व करते हैं, निगोशिएशंस करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप खुद भी अपना भी एक पर्सपेक्टिव दे सकते हैं कि अब हमारे पास हमारे जो असिस्टेंट सेक्रेटरी में हम जिनके साथ में काम करते हैं, सर दानियाल, उन्होंने कॉप अटेंड किया था और वहाँ पे उन्होंने इवन पॉलिसी एक प्रेजेंटेशन भी दी थी अपनी, और ही अचीव रिमार्केबल थिंग्स इन दैट पर्सपेक्टिव। तो उनसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि एट इंटरनेशनल लेवल हम ऐसे ही जो है या तो हम निगोशिएशंस को ऑब्जर्व करते हैं या हम अपना एक पर्सपेक्टिव दे देते हैं। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ऐसा टॉपिक आता है, ऐसा हमारे पास मोमेंट आता है कि जैसे कि कॉमन है हमारे यूथ के लिए जैसे कि एग्जांपल ले लें हम एजुकेशन। अब एजुकेशन के बारे में अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो हम एज अ निगोशिएटर भी प्रेजेंट कर सकते हैं। हम वहाँ पे टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, पर हमारे पास एक चांस है कि हम कर सकते हैं ये काम।
और इसके अलावा आप काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। एक मैंने एग्जांपल पढ़ी थी डॉक्यूमेंट में कि चिले में एक यंगो रिप्रेजेंटेटिव था और उसने स्टार्ट किया था, निगोशिएशन स्टार्ट की थी कैपेसिटी बिल्डिंग पे ट्रेनिंग के लिए कि कैसे निगोशिएटर्स को मतलब ट्रेनिंग दी जा सकती है कि कैसे हम यूथ को ट्रेनिंग दे सकते हैं कि वो निगोशिएट करना सीखें या उनको ये प्रोसेस कैसे सीखा जाए। तो एक माइलस्टोन है ये। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड इसमें हम आते हैं ऑफिशियल यंग डेलीगेट्स प्रोग्राम। तो ऑफिशियल यंग डेलीगेट प्रोग्राम ऑफ कोर्स पाकिस्तान में इतना खास तो इस बारे में है नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस वगैरह मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज से ही है कि वो एक तो डेलीगेट सेलेक्ट कर सकते हैं या यूथ को, लेकिन पाकिस्तान में अगर नहीं है, लेकिन बाकी मुल्कों में काफ़ी इसके बारे में है कि वो अपने उनका पूरा पूरा एक इंस्टीट्यूशन होता है, फ्रेमवर्क्स होते हैं जहाँ पे वो अपने डेलीगेट्स को सिलेक्ट करते हैं। इवन एक एक पूरी कोटा होता है उनका कि वो सीट सिलेक्ट करते हैं और फिर जो है उनको जो है अपने साथ एज अ डेलीगेट लेकर जाते हैं। तो ये भी एक माइलस्टोन है जो अचीव किया जा सकता है काप के थ्रू। और लास्ट जो है वो रिसोर्सेज एंड एम्पावरमेंट कि आप जो है ऐसे अपने ऐसे फ्रेमवर्क्स बनाएं, ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाएं या ऐसी एक्टिविटीज़ लेकर आएँ कि आप यूथ को एम्पावर करें, उनको रिसोर्सेज दें, उनको ट्रेनिंग दें कि आप जो है अभी एज ए निगोशिएशन सीखें, उनकी पॉलिसी मेकिंग सीखें और जो है एट द ग्लोबल लेवल आप उसको रिप्रेजेंट करें। तो ये काफ़ी मतलब जो है माइलस्टोन्स हैं जो कि हम कॉप के थ्रू अचीव कर सकते हैं। तो दिस वन विल बी द ग्लोबल लेवल, इंटरनेशनल लेवल जो कि ऑफिशियल तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हम जो है ग्लोबल यूथ मूवमेंट्स में आते हैं कि ग्लोबल यूथ मूवमेंट्स में अगर हम देखें तो अब तक काफ़ी आपने अगर आप सर्च भी करें गूगल पे जाएं तो आपको नज़र आएंगे कि काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है इस चीज़ में कि क्लाइमेट रिफ्यूजीज, क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम क्या क्या मतलब यूथ मतलब अब तक तो जितना भी आ चुका है कि वो काफ़ी इस चीज़ को एम्फसाइज करती है कि वो जितने भी अपने रैलीज निकालते हैं या फिर जो है ट्रेनिंग्स देते हैं वो इस चीज़ को एम्फसाइज करते हैं। तो अब तक जितनी भी आ चुकी हैं वो मोस्टली इन द इनजस्टिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के डिस्प्लेसमेंट पे वो काफ़ी रैलीज देते हैं, वो देखते हैं कि जो है अब तक जितनी भी डिस्प्लेसमेंट हुई है वो क्लाइमेट रिफ्यूजी के की बजाय इकोनॉमिक तरीके से देखा जाए। जैसे कि अभी मौजमा ने बताया था कि हम जो है जो डिस्प्लेसमेंट अफगानिस्तान के केस में कि जो भी डिस्प्लेसमेंट होती है वो एज अ इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट ही उनको देखते हैं। तो ये सबसे पहले इनजस्टिस आती है। उसके अलावा लॉस ऑफ कल्चर, ऑफ कोर्स व्हेन यू मूव इंडिजिनस कम्युनिटीज को आप मूव करते हैं या आप कहीं से या आपका एक कल्चर है, आपकी एक नॉर्म है, अब वो आप डिस्प्लेसमेंट की वजह से वो आपके लॉस होता है उनका, तो उस पर भी काफ़ी एम्फसाइज किया जाता है और काफ़ी यूथ ने इस पर भी काम किया है। और इसके अलावा फोकस ऑन इंडिजिनस पर्सपेक्टिव के इंडिजिनस नॉलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है अब तक जितनी भी मैंने देखी हैं फेलोशिप्स आती हैं, ट्रेनिंग्स आती हैं, मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देखी हैं जहाँ पे इंडिजिनस पर्सपेक्टिव या इंडिजिनस तरीके को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जो है एम्फसाइज किया होता है कि यहाँ से लोग ये जो लोग हैं ये मस्ट प्रायोरिटाइज करें या मस्ट अप्लाई करें चीज़ों में। तो दीज आर ग्लोबल यूथ मूवमेंट्स, काफ़ी ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस बारे में। So I highly encourage all of you to look up to these things and try to participate in these kind of things. So moving next to the topic of policy brief. पॉलिसी ब्रीफ अब तक मैं पूछना चाहूंगी कि किसी को पता है कि पॉलिसी ब्रीफ क्या होती है? अगर पता है तो प्लीज माइक ऑन करके बता दूंगी। Am I audible? Yes, Miss Samin, you are audible. That's a relief. I thought maybe I was talking to myself because I cannot see anyone here on the screen and I'm sharing it. So please, anyone? मैम आपको बताएं। Yes, can you please repeat?
मैम आप बताएं। I'm sorry, I really can't understand. Yes, Mr. Ali Reza, go ahead. जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पॉलिसी ब्रीफ हम उसे कहते हैं, यानी कि कोई बड़ा डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी चीज़ बहुत जो एक्सटेंसिव हो, उसका एक कॉन्साइज हिस्सा जो है, जो एक लेमैन के लिए या कॉमन मासेस के लिए एक्सप्लेन करने के लिए पेश किया जाता है, वो पॉलिसी ब्रीफ कहलाता है। Yes, thank you so much for your response. Basically यही है, पॉलिसी ब्रीफ एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि एज एन ऑफिशियल आपको आप प्रेजेंट करते हैं दूसरों को। ये इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है और नेशनल लेवल पर भी। तो ये बेसिकली होता ये है कि बहुत सा ब्रीफ सा ब्रीफ से ही पता लगता है कि एक छोटा सा एक 2-3 पेजेस का मोस्टली होता है। ज़्यादा मतलब इससे लंबा बहुत करना नहीं पड़ता इसको। Guys, आपको मैम की आवाज आ रही है, or is it my internet problem? If anybody can just No. confirm this. Okay, give me a second, guys, give me a second. ओके गाइस, जब तक हमारे पास मैम आती है तब तक आप में से कोई मुझे बता सकता है कि यूथ के पार्टिसिपेशन से रिलेटेड आप लोगों का क्या ओपिनियन है, एंड डू यू थिंक कि जो हम लोग रेफ्यूजीज फेलोशिप पे काम कर रहे हैं और जो ये डिज़ाइन की गई, इससे कुछ आप लोगों की पर्सनल लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं रिगार्डिंग कि आप एज अ यूथ, बिकॉज यू ऑल आर पार्ट ऑफ यूथ, तो आप लोग इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आफ्टर हैविंग एज वी आर ऑलरेडी इन द थर्ड वीक ऑफ आवर सेशन। मैं कहना चाहूँगा कुछ। Am I audible? जी जी, यस सर, जी जी, गो अहेड। देखें, मैं खुद एक यूथ एक्टिविस्ट हूँ एंड मैं नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में डिस्ट्रिक्ट्स को एंड अपनी सिटी को एंड इवन अपने प्रोविंस को भी रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। पहले, इससे पहले क्लाइमेट के ऊपर एक कोई इतना कॉम्प्रिहेंसिव मैंने कोई फेलोशिप या कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं किया था, स्पेशली विद रिगार्ड टू रेफ्यूजीज। तो आफ्टर अटेंडिंग दिस फेलोशिप, मैं पहले से ज़्यादा यानी कि अपने आप को वेल इन्फॉर्म समझता हूँ, एंड अगर कल को किसी और मैं कॉन्फ्रेंस में अगर शिरकत करता हूँ तो इस केस को मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकूँगा। बहुत शुक्रिया सर, एंड आई थिंक दिस इज अ बिग अचीवमेंट ऑन आवर साइड बिकॉज वी रियली वांट कि हम क्लाइमेट रेफ्यूजीज पे काम करें। मैं जब लास्ट टाइम हम लोग एज अ टीम डिस्कस कर रहे थे इस चीज़ को कि हम लोग बिकॉज एवरीवन, अगर आप लिंक्डइन पे देखें, so everyone talk about the SDGs and everyone talk about the climate actions, but I've seen a very few people talking about the climate refugees, और जो लोग इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं उस पर बहुत कम बात की जाती है। सो इट्स एन ऑनर सर कि आप आगे जहाँ भी इस कहीं भी अपना स्टांस रिप्रेजेंट करें, तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना ईमेल आपके साथ शेयर कर दूंगी। एंड इफ यू वांट एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट पेपर्स, बिकॉज आई हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे मेरे पास हैं, जिसको मैं पढ़ के आप लोगों के लिए स्लाइड्स बनाई थी, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर सकती हूँ। एनीबडी एल्स गाइस, आई वांट आंसर्स। मैं तब तक मैम समरीन का पता करती हूँ। आई गेस देयर इज सम इशू विद हर इंटरनेट में, उनका जैसे रिस्पॉन्स आता है आई विल टेल यू, बट आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने क्या सीखा इससे। I guess there is a comment. Just give me a second. Miss Sumbul Keri, I don't know about the impact, but we can spread awareness better after this fellowship. Thank you so much, Miss Sumbul. Anybody else, guys?
I guess no one. Okay. So basically मुझे ऐसे लगता है कि impact की जैसे मैंने सुबह ने बात की कि we don't know about the impact but we do know about कि हम लोग मज़ीद इसको किस तरीके से awareness फैला सकते हैं. I guess in terms of climate हम लोगों ने बहुत awareness सीखी है all over Pakistan in terms of SDGs, but particularly climate refugees पे as such नहीं था. So I guess अगर आप सिर्फ awareness पे भी काम कर रहे हैं, so it's very good. So thank you so much everyone. And by the way, Miss Samreen का इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हो गया, उनकी लाइट चली गई थी और नेटवर्क का भी इशू था, तो वो हमें अभी ज्वाइन नहीं कर सकेंगी, बट मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको जरूर कंक्लूड करें. एंड बाय द वे गाइस, जो हमारे पास नेक्स्ट वीक है वो कंक्लूडिंग वीक है हमारा, बिकॉज इट्स द लास्ट वीक एंड वी हैव सम इनक्रेडिबल गेस्ट स्पीकर्स जिनसे गुराफ ने कोलैबोरेट किया है और जो नेक्स्ट वीक आएंगे. सो आई अप्रिशिएट एवरी वन ऑफ यू कि आप लोग लास्ट सेशन जरूर ज्वाइन करें. इफ यू हैव एनी कमिटमेंट, प्लीज डोंट मेक एनी कमिटमेंट विद एनीबडी, क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट सेशन है जो लास्ट वाला होगा, बिकॉज वी हैव सच experienced researcher and few of the government representative as well. So I want you all to be here ताकि आप लोग उस चीज को अच्छे से enjoy कर सके उस लर्निंग को, बिकॉज ये सारा आपके लिए किया गया है. मिस्टर मुक्तदीर, आपने कुछ कहना है? यू जस्ट रेज योर हैंड. Yes, actually, I want to add something. As a youth, I am working as a chief administrator of the Unity Peace Awareness Organization, it is an NGO, and its motto is provide the fund and relief to the affected people, especially climate change. During the 2023 floods, I also supported through the food drives and other providing funds and essential goods that are necessary for them. And now after attending the fellowship, I can work more better than previous past. थैंक यू मिस्टर मुक्तदीर, एंड आई होप कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस डेडिकेशन के साथ, आप आगे भी इसको इसी तरीके से परस्यू करें. और गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस भी डोमेन में काम करें, अगर आप क्लाइमेट के डोमेन में काम कर रहे हैं, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, यू कैन डिसएग्री, ट्राई कि आप उसको अच्छे लेवल तक लेके जाएं और वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है उसके बाद. एंड इकोनॉमी इज इम्पोर्टेंट, मनी इज इम्पोर्टेंट, तो अल्टीमेटली जब आप किसी पर्टिकुलर डोमेन में काम कर रहे होते हैं ना, यू कैन अर्न एज वेल. तो ट्राई कि आप अवेयरनेस तो दे रहे हैं, विच इज वेरी गुड, बट ट्राई टू अपलिफ्ट द यूथ कि अगर वो किसी सर्टेन डोमेन में काम करिए तो उनसे वो क्या क्या चीजें या क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अपने लिए ले सकती हैं. सो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. So I think that's all for today's session. Thank you so much for joining today's session, and really sorry about the speaker's inconvenience. Next time we will continue that youth part of our presentation as well. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अल्लाह ताला की अमान में रहें, और आई होप कि नेक्स्ट वीक आप लोगों से मुलाकात होगी. तब तक के लिए टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.